नमस्कार दोस्तों, संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के 75वें वर्ष में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से एक देशव्यापी अभियान संविधान और हम संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत यह पॉडकास्ट सीरीज संविधान की बात। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संविधान और मूल्य आधारित दृष्टिकोण पर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान के बारे में गहरी समझ रखने वाले और देश भर में संविधान केंद्रित अभियानों में ऊर्जा भरने वाले हमारे साथी आदरणीय आर.एन. स्याग भाई मौजूद हैं। मैं स्याग भाई का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्याग भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सलीम भाई। तो स्याग भाई, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जब हम कहते हैं कि संविधान को देखने का मूल्य आधारित दृष्टिकोण, तो कई सारे दृष्टिकोण हमारे सामने नज़र आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मूल्य आधारित दृष्टिकोण का मतलब अगर हमारे दर्शकों को हम लोग समझाना चाहें, बात करना चाहें, तो कैसे समझेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस संविधान की जो किताब है इसको लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। एडवोकेट अपने ढंग से देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपने ढंग से देखते हैं, सरकार अपने ढंग से देखती है। इसको एक अपन उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक हाथी है और 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी हाथी देखा नहीं, उनकी आंखें बंदी है, और उन्होंने जो हिस्सा, किसी को पूंछ पकड़ा तो उनको लगता है वो रस्सी जैसा है, किसी ने कान पकड़ा तो लगता है वो छाछ जैसा है। तो अपने अपनी ढंग से हम व्याख्या करते हैं। तो ये मूल्य आधारित दृष्टिकोण का मतलब है कि संविधान जिन मूल्यों को पोषित करने के लिए बना है उस पर ध्यान देना। और उसका ऐसे देखिए, एक जैसे पेड़ है तो पेड़ अपनी जड़ पे खड़ा है, मूल पे खड़ा है। तो ऐसे ये मूल्य जो है उसका एक मूल है जिस पे पूरा संविधान, उसमें मौलिक अधिकार है, उसमें आगे और सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें से निकली वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो वो एक तरह से मूल्य है, मतलब वो उसका मूल है जिस पे पूरा टिका हुआ है। तो इसलिए इसको हम मूल्य आधारित अप्रोच, मूल्य आधारित दृष्टिकोण कहते हैं। जी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण बात दरअसल संविधान के संबंध में आपने बताई है कि एक मूल है, एक जड़ है जिस पर हमारा संविधान एक तरह से आकार लेता है। जब हम इस तरह के दृष्टिकोण की बात करते हैं तो खासतौर पे सामाजिक कामकाज में कई सारे दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, कल्याण आधारित दृष्टिकोण है, वेलफेयर संबंधी जो है। तो अगर हम एक नई बात कह रहे हैं मूल्य आधारित दृष्टिकोण, तो ये कैसे बाकी दोनों या अलग दूसरे दृष्टिकोणों से अलग हमारे सामने आती है? हाँ जी नहीं, एक तो इसको हम समग्रता से देख रहे हैं, कंपार्टमेंट नहीं है। तो देखिए, अधिकार आधारित, जैसे हम कहते हैं बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, या हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार या आजीविका। तो अधिकार मतलब आप कहीं किसी से लेना है, जी, है ना। और वो हमारे मौलिक अधिकार संविधान में ही है। हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसमें अभी किसी से लेना है। और कल्याणकारी स्कीम, मतलब हम कहते भी हमारा देश जो हमारा जो राष्ट्र है वो कल्याणकारी राज्य है, और इसलिए कल्याणकारी स्कीम बनाते हैं। और ये नागरिकों का हक बनता है कि उनको अपनी गरिमामय जीवन के लिए उनको बुनियादी सुविधाएं, मकान है, रोटी है, पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य है, ये मिलना चाहिए। तो ये कल्याणकारी, जिसमें चीज़ें जो सीधा मिलती है ना। और अधिकार जिसके पीछे आपकी गरिमा, आपकी आज़ादी, सारी चीज़ें उससे बनती है। इसको फिर पेड़ के उदाहरण से फिर से लेता हूँ मैं। जैसे आपका पेड़ में जो फल है वो दिखता है सबको, जी जी जी, है ना जी। तो कल्याणकारी योजनाएं वो एक फल की तरह से है, हाँ, है ना। वो आप उसको लेते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तुरंत दिखता है। हमारे जो मूल्य वो जड़ दिखती नहीं है, जी, पर वो टिका पूरा उसमें। तो ये मूल्य जिनको हम कहते हैं, आगे मूल्यों पे भी हम बात करेंगे, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, ये दिखते नहीं है, पर उन मूल्यों से ही हमारे मौलिक अधिकार बने हैं। उन मौलिक अधिकार से ही आगे कानून बनते हैं, उन कानून से ही आगे ये सारी वेलफेयर स्कीम्स बनती है। तो इसको, एक पेड़ को जैसे हम समग्रता से देखते हैं, ऐसे संविधान को भी हमें समग्रता से देखना चाहिए। बस यही बात कह रहे हैं। तो मूल्य जो दिखते नहीं है, इसलिए उस पर काम कम हो रहा है, इसलिए उस पर थोड़ा महत्व कम दिखता है हमें। जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल समग्रता में जब हम समझते हैं तो अधिकार और कल्याणकारी योजनाएं हमको कई बार बहुत साफ तौर पे दिखाई देती हैं, पर मूल्य उस तरह से हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनको
संविधान में वो अंतर्निहित हैं। तो आपने चूंकि चर्चा छेड़ दी है और उन मूल्यों पर बात करना शुरू कर दिया है, तो क्या हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के जो प्रमुख मूल्य हैं वो दरअसल क्या हैं, हम उनको कैसे समझें? जी जी, एक तो ये देखिए, हमारे संविधान में जो मूल्य है, अभी प्रीएम्बल पढ़ा, उसमें अपने देखा, तो इसमें एक तो मूल्य है और एक बेसिक सिद्धांत है, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। इसमें लिखा भी है ना कि ऐसा देश बनाने के लिए, ऐसा गणराज्य बनाने के लिए जी, तो अब चाहते हैं कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, मतलब हमारा बाहर से नियंत्रण ना हो, हम अपने फैसले खुद ले पाएँ, समाजवादी, कि हमारे देश की जो संसाधन है वो लोगों के लिए है और लोग इसका उपयोग करें, उनके जीवन में गरिमा आए। पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश में देखिए हमारा बहुत खूबसूरत देश है, इतनी तरह तरह की इसमें धार्मिक पंथ लोग मानने वाले हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग जाति हैं, खान पान है, पहनावा, बहुत विविधता है। और इस विविधता में हम कैसे एक साथ समावेशित होते हैं, कैसे हम साथ आते हैं। एकता का मतलब एक रूपता नहीं होता, एकता का मतलब साथ आना होता है। तो ये पंथ निरपेक्षता मतलब हमारा देश में सारे पंथों के लिए जगह है, पर देश अपना किसी एक पंथ को प्रमोट नहीं कर सकता, सारे पंथों को बराबर मान्यता देता है। और देखिए एक और बड़ी बात है इसमें, अगर किसी पंथ में कोई ऐसी परंपरा है जो इन मूल्यों से मेल नहीं बैठती, तो उसमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकते हैं और हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जजमेंट ले सकते हैं। बेशक। तो हमारे देश में ऐसे कई एग्जाम्पल आए हैं जो एक पंथ के लोग इसको मानते हैं, लेकिन वो कोई महिला के अधिकार का उसमें मान लो हनन हो रहा है, किसी की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो ये पंथ निरपेक्षता का ये मतलब हुआ कि हमारे देश के लिए सारे पंथ बराबर हैं। कई देश ऐसे हैं जो एक पंथ से चलते हैं, एक धर्म से चलते हैं, हमारा उस तरह का नहीं है। जी जी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए लोकतंत्र तो दुनिया के बहुत सारे देशों में, हम चाइना में भी हम कह सकते हैं लोकतंत्र है, रशिया में भी लोकतंत्र है, पर यहाँ का लोकतंत्र थोड़ा मतलब गणराज्य मतलब इसमें लोग प्रमुख है, और पहली लाइन में हम भारत के लोग, तो सारी जो एक तरह से सत्ता है वो लोगों के हाथ में है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि फिर वो व्यवस्था चलाते हैं। तो एक तो हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हमारे संविधान के मुख्य सिद्धांत। फिर आगे हम ये मूल्य जो मुख्यतः हम 4 मूल्य आमतौर पे, एक न्याय की बात करते हैं, एक स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक समता की बात करते हैं, और एक हम गरिमा की बात करते हैं। जी जी। तो ये भी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये न्याय और ये स्वतंत्रता और ये समता प्राप्त कराने के लिए, मतलब अभी पूरी तरह से है नहीं, सबको प्राप्त कराना है, और कौन कराएगा? हम भारत के लोग। और न्याय भी यहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, तीनों तरह के न्याय। तो अब हमारे देश में ये जब संविधान बन रहा था, हमारे देश के सारे जो संविधान सभा में लोग थे उसमें यही बात कर रहे भी हमारे देश में इतने भेदभाव हैं जातिगत, आर्थिक, महिला पुरुषों में, तो ये कैसे सबको बराबर का नागरिक मान के उनको न्याय मिले। आर्थिक भी जैसे बहुत गैर बराबरियाँ हैं, तो ये न्याय की बात होगी। ऐसी हमारी स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की समता, तो और ये व्यक्ति की गरिमा, तो ये मूल्य है, और ये हर नागरिक को इन मूल्यों को जी पाए। और इसलिए इस तरह के हमारे मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार इसलिए दिए कि हमें ये मिले, जी। इसी से स्कीम भी इसलिए बनी है कि ये चीज़ें बने। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और देखिए, मूल्य जो है ये व्यक्ति के अंदर बनते हैं, जैसे हम कह रहे हैं बंधुता। जी। तो बंधुता एक मूल्य है कि मेरे लिए इस देश के सारे इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी मज़हब के हो, किसी जेंडर के हो, वो किसी भी जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले हो, कैसे भी उनका खान पान हो। तो बंधुता मतलब मैं उन सब को वैसे ही मान सम्मान दूं जैसे मैं अपने परिवार में या अपने किसी बड़े व्यक्ति को देता हूं। तो ये बंधुता मतलब मेरे अंदर आनी पड़ेगी। और मैं अगर किसी की गरिमा को कमतर देखता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर वो मूल्यों की कमी है। जी जी जी। मेरे अंदर वो मूल्यों का टोटा है। तो वो मूल्य जब तक मेरे अंदर नहीं आएंगे तब तक मेरा भाषा और मेरा व्यवहार नहीं बदलेगा। और इसलिए तो मैं एक और यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एक तो संविधान को हम कानून के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए कानून है, जुडिशरी है, तौर तरीके हैं।
पर अगर व्यापक समाज में हम बात करें, जैसे अपना परिवार ही है, कि परिवार के हर सदस्य इस देश के नागरिक ही तो है ना, है? जी, इस लेंस से देखें तो उनको भी हर एक को वही मौलिक अधिकार है। पर अभी हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें बच्चों को, महिलाओं को उस लेवल के अधिकार अभी प्राप्त नहीं है जो होने चाहिए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इन मूल्यों को एक व्यक्ति के अंदर पहले हम कैसे लेके आएँ, वो फिर अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, हम जो काम करते हैं वहाँ पे, हमारी संस्थाओं में, हमारी व्यवस्थाओं में, तो ये एक मूल्य जो है ये बाहर से नहीं डाले जा सकते, है ना। एक बात तो ये आई। दूसरा है कि देखिए इस देश में 75 सालों में बहुत काम हुआ है। हम शिक्षा का स्तर भी देखें तो जब आज़ाद थे तब हमारी साक्षरता 10% के आसपास थी, आज हम बहुत आगे पहुँचे हैं। हमें हेल्थ में देखें तो एवरेज हमारा जीवन जो लाइफ स्पैन दुगना हुआ है, तो चीज़ें बढ़ रही हैं। और फिर भी हम चाहते हैं कि जिस गति से बढ़ना चाहिए वो और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये मूल्य हम हर व्यक्ति में, हर उसको हम स्पेस कहते हैं। स्पेस मतलब हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारा स्कूल, हमारी संस्था, हमारा संगठन, हमारी राज्य की व्यवस्था, सब जगह ये मूल्य आने चाहिए। तो ये मूल्य जो है, एक शब्द हमने कहा, इन मूल्यों को जाने, माने और जिए। जी, तो जीना मतलब वो मेरे व्यवहार में आना, हाँ, है ना, खाली जानने से बात नहीं बनती। बिल्कुल, महज जानने से बात नहीं बनती। अगर हम संविधान को मूल्यों के साथ देखते हैं तो ये मूल्य दरअसल संविधान के भी हैं और व्यक्ति के तौर पे मेरे भी हैं। मेरे मूल्य अगर मेरे जीवन में, आचरण में नहीं आते हैं तो वो संविधान में लिखे होने से समाज के बदलाव में बहुत मददगार नहीं होंगे, वो हमारे जीवन में हमको लेके आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात सयाग भाई आपने कही। अभी अगर संक्षेप में इस बात को हम और खोलना चाहें कि ये जो मूल्य हैं, या हम कहें कि हमारा संविधान जो है उसको अगर हम इस मूल्य आधारित दृष्टिकोण के साथ देखना चाहें तो इसको कैसे देखा जाए? जी, ये बहुत गहरा फिर सवाल है। देखिए, एक तो संविधान एक बदलाव की बात कर रहा है कि जो हमारा चला आ रहा है, देखिए वहाँ भी बहुत सारी अच्छी हमारी परंपराएं हैं। ये एक और मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये मूल्य जो है हमारी आज़ादी के आंदोलन से उभरे हैं, उससे पहले हमारी संत परंपरा से उभरे हैं, उससे पहले और हमारे अलग अलग हमारी जो लंबी सांस्कृतिक विरासत है वहाँ से मिले हैं। तो बहुत गहरी जड़ें हैं, पर साथ साथ बहुत सारी विसंगतियाँ भी हमारे देश में रही, जैसे हम पहले जिक्र किया। जी। तो एक तो ये बदलाव का काम है, जो जैसे भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है, तो अभी जो जिस तरह की भेदभाव है उनको हमें ख़त्म करना है, या सब व्यक्तियों को एक गरिमामय जीवन के लिए बेसिक सुविधाएं मिले, उनको उस तरह की आजीविका मिले, पढ़ाई की गुणवत्ता मिले। तो ये बदलाव का काम है। और बदलाव के काम का मतलब ये हुआ कि बदलाव का कोई पहले हमारे सामने एक विज़न तो होना चाहिए, सपना तो होना चाहिए। तो इसमें जैसे एक विज़न है कि हम ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं, ऐसे हमारा एक विज़न हो कि मैं कैसा इंसान बनना है, मुझे कैसा इंसान बनना है। ऐसे हमारा विज़न हो कि हम हमारे परिवार के लोग, हम कैसा परिवार बनाना चाहते हैं, परिवार का भी एक विज़न हो। ऐसे हमारी कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई हमारा व्यवस्था है। तो एक तो बदलाव के लिए कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, है ना, इसको हम विज़न कहते हैं। सपने से फ़र्क होता है। सपने में तो एक खाली विचार होते हैं, और विजन में कि उसको ज़मीन पे कैसे उतारना है। तो एक तो हमें आज यहाँ है, हमें यहाँ पहुँचना है। एक तो ये बात है बदलाव की। दूसरा है कि भी वो पहुँचेंगे तो वो क्या तौर तरीके होंगे, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, रास्ता क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा। तो वो हमारा शिक्षा से है, संवाद से है, मेल जोल से है ना। तो वो हमारे संविधान के तरीके, हमारी संविधान सभा ने हमें बहुत सिखाया है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय देश की परिस्थिति हम सब लोग जानते हैं कि एक देश का बंटवारा हुआ, इतने सारे लोग बाहर से, जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, बहुत कत्लेआम हो रहा था, वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप लगे हुए थे। तो उस मायूसी के माहौल में भी एक इस तरह की गहरी बातें करना, और वहाँ पे बैठ के एक इस तरह की उम्मीद के साथ कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसे नागरिक हमारे होंगे, तो एक बदलाव के काम में हमारे संविधान ने हमें रास्ते दे रखे हैं, है ना। तो हमें बदलाव करना है, संविधान के रास्तों से करना है, संविधान की प्रक्रियाओं से करना है। और एक और बात है कि ये काम व्यापक स्तर पे नागरिकों को, बार बार हमें लिखा जाए हम भारत के लोग। तो अब जैसे मेरे परिवार में कोई भेदभाव है,
या मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ, तो हर जगह क्या लगता है जुडिशरी आके खड़ी होगी, क्या हर जगह सरकार आके खड़ी होगी? वो संभव नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नागरिक नागरिक के बीच में कैसा व्यवहार करे, एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ किस तरह का भाषा का उपयोग करे, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुँचे। तो एक तरह से एक नागरिक का हमारे देश के साथ, राष्ट्र के साथ क्या रिश्ता है वो डिफाइन करता है, एक नागरिक नागरिक के बीच में क्या रिश्ता है वो डिफाइन करता है। तो मूल्यों का काम बदलाव का काम है और कई तरीकों से कर सकते हैं। एक हम पिछले कुछ सालों से प्रयोग कर रहे हैं कि इस संविधान की किताब को एक तो जैसे मैंने कहा हमारे क्लासरूम से बाहर लाना होगा, हमारे बार रूम कोर्ट रूम से बाहर लाना होगा, तो आम मतलब लोगों के बीच में, गलियों में, खलियानों में, किचन में, नुक्कड़ पे, हर जगह लाना होगा। तो ये इसमें एक हमने देखा कि हमारी कला के माध्यम से, हमारे गीत हैं, हमारे नाटक हैं, हमारे लोक परंपराएं हैं, कहानी कहने के तौर तरीके हैं, या हमारे साहित्य में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तो हमें लोक विधाओं से और कला के माध्यम से हम लोगों के बीच में ज़्यादा ले जा सकते हैं। और एक और है, देखिए ये मूल्य जो है ना, एक तरह की फीलिंग भी देती है। बंधुता क्या है? प्रेम, प्रेम का भाव है। जी जी, है ना। तो एक और मैं एक शब्द हम कोइन किया है, भाव विचार व्यवहार। खाली लॉजिकल थिंकिंग से बात नहीं बनेगी, हालांकि हमारे संविधान में भी है, वो जरूरी है, लेकिन उससे वो बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान में भी है, हर नागरिक में एक वैज्ञानिक नजरिया हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, बहुत जरूरी है। पर साथ साथ उस तरह की ये भावना, बंधुता जो है भी, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जुड़ाव है, या मैं मेरी आज़ादी के साथ साथ सबकी आज़ादी बनी रहे, या मेरी समता के साथ साथ सबकी समता बनी रहे। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये फीलिंग वाला हिस्सा कैसे आए। तो कला एक ये भी काम करती है कि हमें लॉजिक के साथ साथ, विचार के साथ साथ एक भाव से भी जोड़ती है। जब कोई ऐसा आप ऐसा गीत सुनते हैं, ऐसा नाटक देखते हैं, या ऐसा कोई भजन सुनते हैं, तो आपके मन में एक खास तरह के भाव आते हैं, एक जुड़ाव बनता है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान को एक समग्रता से देखें, संविधान लोगों के बीच में आने के तौर तरीके भी समग्रता से देखें, और जानने के साथ साथ मानना मतलब इसमें विचार और आपके भाव दोनों जुड़ जाते हैं, तब उसको मानना कहते हैं। जी जी, है ना। जैसे हमें पता है कि भी मेरे स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे सैर करना चाहिए, मुझे ये ख्याल रखना चाहिए, मैं जानता हूँ, पर हम कितने लोग हैं जो उसको मानते हैं और कितने लोग हैं उसमें चलते हैं। जी जी, है ना। तो आई थिंक बड़ी बात ये हो रही है कि संविधान को जीना अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक नागरिक के नाते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बदलाव का काम है, समग्रता का काम है, और बहुत विविध तौर तरीक़ों से बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली इस तरह की किताबें भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। नई तरह के गाने, नई तरह के पोस्टर, नई तरह की सामग्री हमारे कुछ साथी कठपुतली के माध्यम से भी कर रही हैं। तो यही बदलाव का जो काम है, ये काफ़ी लोक माध्यमों से, लोक कलाओं से और लोगों के साथ मिलके लोगों के द्वारा होना है। जी जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। और दरअसल जब आपने इस बात को और ज़्यादा लोगों के सामने रखा कि मूल्यों का मामला व्यक्तियों से अधिक है, नागरिकों से अधिक है, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ संबंध, बजाय इसके कि नागरिक और राज्य के बीच का संबंध। तो दरअसल जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये वाला संबंध नागरिक और राज्य का लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षित करता है। मैं जब भी संविधान की बात करता हूँ तो मेरे लिए अधिकार मेरे सामने आते हैं, मेरा फ़ायदा मुझे पहले दिखता है। जब मैं एक अधिकारी की तरह देखने की कोशिश करता हूँ तो कल्याणकारी जो पूरा नज़रिया है कि लोगों को ये देना है, राज्य की ये जिम्मेवारी है। तो लेकिन जब आप मूल्य आधारित दृष्टिकोण की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा ही कि ये एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच की बंधुता का मामला ज़्यादा है। तो इसमें व्यक्तियों का प्रेरित होना, व्यक्तियों का जागरूक होना, व्यक्तियों का उन चीज़ों को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। इसके लिए लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, और जाहिर है कि प्रेरित करना है तो इसका क्या फ़ायदा मुझे अपनी ज़िंदगी में होगा, शायद वो मुझे बताया जाना ज़रूरी होगा। नहीं, बहुत सही है। मैं जैसे एक साथी का उदाहरण दे रहा हूँ, वो अनुसूचित जाति से आते हैं जी। तो उनको खुद जगह जगह एहसास हो रहा था मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, पर कभी उन्होंने ये एहसास नहीं किया
कि उनके परिवार में भी तरह तरह के भेदभाव है, या उनके परिवार में भी तरह तरह के अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं तो वो उनके साथ भेदभाव होता है। पर उनके परिवार में वो अनुसूचित जाति से आते हैं, और उनके परिवार में अगर कोई दूसरी सामान्य जाति के लोग आते हैं तो उनके दादाजी वो अपनी चारपाई से खड़े होकर नीचे बैठते हैं, और जो दूसरे साथी आते हैं वो बराबर से चारपाई पे बैठते हैं। तो अब उन साथी को ये रियलाइज होने लगा, वो युवा को, कि भी ये तो बड़ा भेदभाव है। जी जी। पर दूसरी तरफ है कि भी जो दूसरे समुदाय के लोग आते हैं उनको भी उम्र में बड़े, उनको दादाजी कह के बुलाते हैं वो। जी जी। तो वो बड़ी उथल पुथल में थे। तो अपने दादाजी से उन्होंने बात करना शुरू किया कि दादाजी मैं थोड़ा इसी तरह के संविधान के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो दादाजी आए तो आप भी बैठे रहें, वो भी साथ बैठ जाए। जी जी। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता बेटे, ये तो परंपरा चली आ रही है, ये नहीं हो सकता, तुम अपनी पढ़ाई वहाँ तक सीमित रखो। तो वो समझदार था युवा, उन्होंने कुछ उस समय कुछ कहा नहीं, उस बात को टाल दिया, पर बीच बीच में समय देख के वो हल्का सा फिर वो बात कहते थे। तो ये संवाद करते करते वो दादाजी को एहसास हो गया भी ये बच्चा सही तो कह रहा है, इसको करें कैसे। जी जी। तो उन्होंने इसका फिर एक तरीका सोचा कि इस बार दादाजी वो जो आते हैं सामान्य वर्ग के साथी, जी जी, उनको उस समय आए तो आप बैठे रहना, और हम उनको भी बिठाने की व्यवस्था करेंगे। जी जी। वो आए तो हमेशा जैसे होता है उन्होंने खड़े होके नमस्ते वेलकम किया, और वो अपनी चारपाई पे बैठ गए। जो सामने से आए वो खड़े रहे, तो उनको समझा क्या करें। तो युवा साथी ने समझ लिया कि वो बराबर नहीं बैठने वाले हैं। जी जी। तो फुर्ती से वो एक साइड में एक कुर्सी रखी थी, वो लाके कुर्सी रख दी, उस पर वो आके बैठ गए। एक रास्ता निकाला। और अब वो पिछले दिनों बता रहे थे कि अब वो एक चारपाई पे साथ बैठते हैं, साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चाय पानी पीने लगे हैं। पर ये लंबा काम 1 साल लगा उसमें, है ना। तो अब ये देखिए, अब ये काम है थोड़ा धैर्य का, थोड़ा एक दूसरे से बात करने का, सामने वाले को भी एकदम ऐसा एहसास ना लगे है। तो अब ये मूल्य आधारित ये बदलाव का एक नया नजरिया है, कॉन्फ्लिक्ट में जाए बिना। हाँ नहीं देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो है इसमें, पर अब कॉन्फ्लिक्ट में एक तरीका, अब कई जगह कॉन्फ्लिक्ट का भी हमने देखा है, फिर वो सामने वाले अपनी तरह से काम करते हैं। कई जगह देखा है वो सोशल बाइकआउट कर देते हैं, उनको लगता है अच्छा ये बड़े आगे निकल गए, वो निकल गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकार आधारित अप्रोच उपयोग ना करें, बहुत जगह करनी पड़ेगी, बिल्कुल, जहाँ संवाद नहीं हो सकता, ना तरीका नहीं बन सकता। पर आमतौर पे जहाँ रोजमर्रा का समाज है, परिवार है, दिन रात वहाँ रहना होता है, ऐसे हमारे कुछ साथियों ने हैंडपंप पे अभी भी कई जगह पानी को लेके भेदभाव होता है, तो उन्होंने कुछ तरीके निकाले। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारी जगह, तो ये मतलब इसमें युवाओं में ये समझ बन गई कि कहाँ थोड़ा चुप रहना है, कहाँ थोड़ा हल्के से बात कहनी है, कहाँ थोड़ा टाल के निकलना है। तो वो एक बहुत ही सूझबूझ से, धैर्य से, ऐसे ही हमारे परिवारों में जो काम किया, बहुत सारी महिला साथी भी जुड़ी हैं। तो उनको पहले परिवार में था कि वो सबसे बाद में खाना खाती थी, या बराबर से बैठना नहीं है, या और तरह की परंपराएं हैं। तो जब वो इस तरह की संवादशाला में, कार्यशाला में आती हैं, तो उनको लगता है भी हाँ ये तो परिवार में भेदभाव है, ठीक नहीं है, हमको कैसे ठीक करना है। तो वो परिवार में बात करते हैं तो एकदम मुश्किल होता है, पर वो ऐसे धीरे धीरे कुछ सामग्री लेके जाते हैं। ये उद्देश्य का अपने घर में लगाया, सदस्यों ने पढ़ा, तो बात कर करके उन्होंने अब काफ़ी ऐसे बदलाव के उदाहरण सामने आए हैं, जो वो अब बराबरी से बैठने लगे हैं, खाना बराबरी से खाने लगे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारी कुछ परंपराएं जो बहुत अच्छी भी हैं, पर कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को कमतर समझती हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे, तो अब इसको अगर ये कह रहा हूँ, आपने कहा इससे फ़ायदा क्या है, तो पहला फायदा तो ये है कि हर इंसान अपने आप को एक गरिमा में व्यक्ति की तरह से देखता है। उस महिला को भी लग रहा है मैं बराबर के इंसान हूँ, वो बातचीत में बराबर का हिस्सा लेती है, निर्णय में हिस्सा लेती है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के उसमें हिस्सा लेती है। तो अब इससे परिवार मजबूत हुआ, कमजोर नहीं हुआ। बिल्कुल, है ना। अगर परिवार में बच्चे और महिलाएं भी बराबरी से सहभागिता करती है तो परिवार मजबूत होता है। और अब धीरे धीरे परिवार में पुरुष लोग भी समझने लगे हैं कि अच्छा महिलाएं बाहर जाने लगी हैं, अपना नया सीख के आने लगी हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कुछ अपनी लड़कियों ने अपना एक्टिवा स्कूटी ले ली है, आना जाना करने लगी हैं, कुछ जॉब अलग तरह का करने लगी हैं। जी। तो वो एक तरह से पहले उनको लगता था यार महिला बाहर जा रही है, लोग क्या कहेंगे, है उसकी कमाई हम खा रहे हैं वगैरह। तो ये धारणाएं बदलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्यक्ति में बदलाव,
परिवार में बदलाव। ऐसे ही जहाँ गांव में लोग काम कर रहे हैं तो गांव में लोगों का मनमुटाव कम होता है, साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ गरिमा में भाषा व्यवहार की बात आने लगी है, कुछ कॉमन ऐसे कार्यक्रम करने लगे जहाँ सब तरह के लोग साथ में बैठे। तो विविधता के लोग साथ आना, कुछ ऐसे प्रोग्राम साथ बैठ के सेलिब्रेट करना, तो इससे व्यक्ति, परिवार, समाज मजबूत होता है। और जैसे कहते हैं ना, पेड़ का हर हिस्सा अगर मजबूत होगा तो पेड़ मजबूत होगा। जी, तो ऐसे हमारे या मकान का एक एग्जांपल है, हर ईंट अगर मजबूत है तो मकान मजबूत बनेगा। तो हर नागरिक को मजबूत होना, इससे देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, और इससे हमारी लोग अपनी देश के विकास में, प्रोस्पेरिटी में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से अगर देखिए, एक तो लाभ शब्द थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा। जी, लाभ का मतलब खाली कोई मटेरियल गेन नहीं होता। हाँ। तो आप किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपके अंदर एक इंसानियत का एक लेवल बढ़ा है, तो आपको अच्छा फील होता है। बिल्कुल, है ना। तो लाभ का मतलब जिससे एक आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, एक आपको एक बेहतर इंसान का एहसास हो रहा है, सामने वाले आपको पसंद कर रहे हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, तो एक तरह से मानवीयता बढ़ रही है, इंसानियत बढ़ रही है, मानवीयता बढ़ रही है। और इसी को मैं कह रहा हूँ, ये मूल्यों की बढ़ोतरी, जो मूल्यों का टोटा है, मूल्यों की कमी है, उसको बढ़ाना है। बिल्कुल। तो एक लाइन मोर कहीं, जैसे मान लो मेरा शरीर है, इसमें इम्यूनिटी कम है, हेमोग्लोबिन कम है, तो हर तरह की बीमारियां मेरे पे अटैक करेगी। तो मेरा अगर शरीर मजबूत होगा तो मेरे को तरह तरह की बीमारियां कम मेरे को आएगी। ऐसे ही हमारा अगर व्यक्ति मजबूत है, परिवार मजबूत है, तो ये भेदभाव ये धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाते हैं। तो मैं इसको ये भी कहूँगा, मूल्य आधारित अप्रोच एक लंबे समय टिकने वाली, और ये एक तरह से जिसको हम सस्टेनेबल कह सकते हैं। हाँ, हाँ। और प्रिवेंटिव है ये। जी जी। एक तो हो गया ना भी, कोई बात भेदभाव हो गया, फिर अपन कह रहे हैं ये ना हो, फिर कोर्ट में जाए, एट्रोसिटी हो गई, तो वो तो हो गया, वो भी जरूरी है। हाँ, हाँ। कि बीमार हो गए तो आपका इलाज भी जरूरी होते हैं, क्यूरेटिव अप्रोच। बिल्कुल। पर मूल्यों पे काम करना एक तरह से बचाव का काम है, प्रिवेंटिव है। अगर ऐसा व्यवहार होगा तो भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव कम होगा। तो इस तरह से ये मूल्यों की बढ़ोतरी से कुल मिला के समाज की बढ़ोतरी होगी, देश की बढ़ोतरी होगी, देश राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो मैं बार बार मुझे वो समग्रता ही दिखती है। और जब बार बार कह रहे हैं हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोग मजबूत होंगे तभी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हमारी सारी व्यवस्थाएं मजबूत होगी। तो यही मेरे ख्याल ये हम भारत के लोगों को मजबूत होने का एक अप्रोच है। जी। हमारे देश का मजबूत होने का अप्रोच है, और हमारी आपस में बंधुता और देश की एकता अखंडता की अप्रोच है। जी जी। बहुत ही कमाल की शब्दावली में आपने इस पूरी बात को समझाया। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा था कि पिछले हफ्ते मैं युवाओं के साथ एक कार्यशाला में था, और उसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए युवा साथी थे। एक युवा साथी ने एक उदाहरण बताया, वो मैं साझा करना चाहता हूँ कि एक ग्राम पंचायत के सचिव हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से, प्रिविलेज क्लास से आते हैं। उनका बेटा शहर में जाकर के नौकरी करता है, और जहाँ वो नौकरी करते हैं वहाँ उनको गुस्से का और असमानता का शिकार होना पड़ता है अपने अधिकारियों की तरफ से। फिर वो लौट के अपने गांव में आते हैं, और उनके घर में जो घरेलू काम करने वाले या खेती के काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ वो भेदभाव करते हैं। और वो मजदूर, खेतीहर मजदूर, जब अपने घर जाते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं। तो आपने जो समझाया, मैं इस उदाहरण को खोल पा रहा था कि असमानता जब होती है या समता का मूल्य जब नहीं होता है तो वो कई स्तरों पर प्रभावित करता है। तो मेरे अंदर जब समता आती है मूल्य के तौर पे, तो ना केवल वो मुझे अधिकार देती है कि मैं दूसरों के द्वारा मेरे ऊपर की जाने वाली हिंसा या असमानता का सामना कर सकूं, बल्कि मुझे वो प्रेरित करती है कि मैं भी किसी के साथ असमानता का व्यवहार ना करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरी चर्चा से निकल के आती है। एक मैं देखिए, ये आपने जो भी कहा, ये एक तरह का दुष्चक्र है। दुष्चक्र, तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मैंने वही सीखा है, मैं औरों के साथ भेदभाव कर रहा हूँ। जी जी। तो इस दुष्चक्र को तोड़ना है, इसको एक पॉजिटिव साइकिल बनाना है। अगर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, मेरी भाषा व्यवहार पॉजिटिव आएगी, मैं दूसरों के साथ जाऊँगा। तो इस तरह से बड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए इसको समग्रता से बदलाव का एक नज़रिया, हमारे एक साथी ने कहा, इसको मूल्यों का चश्मा लगाना।
जी जी कि जी, मूल्यों का अगर चश्मा हाँ, लग गया तो आपको हर चीज़ मूल्यों की दृष्टिकोण से आप देखेंगे। बिल्कुल। तो मित्रों, ये थे सयाग भाई। और सयाग भाई जब भी हमारे साथ होते हैं हम कोई नई बात इनसे सीखते हैं, समझते हैं। आज की जो बात है वो ये कि जो शब्द है हम भारत के लोग, वो दरअसल हमारे संविधान का जो तिलिस्म है उसकी चाबी है। और ये हम भारत के लोग ना केवल संविधान बनाते हैं, बल्कि इसको संरक्षित करने की जिम्मेवारी भी लोगों के बीच में है, लोगों के ऊपर है। और हम ही ये तय करते हैं कि ये संविधान कितना आगे जाएगा, ये कितना गहरे तक हमारे समाज में जाएगा और कितना सफल होगा। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ सत्ता की नहीं, सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि हम भारत के लोग के रूप में मेरी निजी तौर पर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सयाग भाई इस पूरी बातचीत के लिए। हम आप सबसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इस बातचीत के साथ जुड़े रहिए, हमें अपने सुझावों और सलाह से अवगत कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। हमारे सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि आज का एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताएं। और अपडेट्स के लिए NFI_India के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।